हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जाम के लिए इशू किया है। तो उस सैम्पल पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके जो आंसर हैं वो आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है मैं सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो आंसर आ रहा है। मतलब जो भी आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कोई आउटपुट है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है सीबीएसई का सैम्पल पेपर में, उसी तरीके का जो है आपको टर्म 1 का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास में सीबीएसई ने जो इशू कराया वो सैम्पल पेपर है, जो कि हमारा थ्योरी एग्जाम टर्म 1 के लिए है। तो यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा टर्म 1 का, वो आपका 35 मार्क्स का आएगा। इस सैम्पल पेपर ने क्लियर कर दिया है और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैंने जो है आपको सैम्पल पेपर भी 2 करवाए हैं। अगर आप लोगों ने वो सैम्पल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे 35 मार्क्स का होगा, प्लस जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट्स का। तो इस तरीके से 35 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, मतलब कि जो पेपर है वो आपका 3 पार्ट में है, 3 सेक्शंस में है, और यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। तो सेक्शन ए में यहाँ पे देखिए आपके पास में चॉइस है, 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से कि आपको कोई भी 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है, इनमें से जो है कौन सा वाला जो है इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शंस की, पहला है आपका नन, यहाँ पे बी है एड्रेस, सी है नेम, और फोर्थ है पास। तो यहाँ पे हम बात करें इनवैलिड की, तो इसमें जो है आपका डी वाला जो है इनवैलिड ऑप्शन है, क्योंकि पास जो हमारा कीवर्ड होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इस डिक्लेरेशन को आप जो है कंसिडर कीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिक्लेरेशन दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि ये जो है आपका क्या है, मतलब कि इनमें से ये क्या है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, या फिर स्ट्रिंग है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, तो ये हमारा क्या है, टपल है। मतलब कि ऐसे पैरेंथेसिस लगी हुई होती हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, हमारा टपल डेटा टाइप होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में एक टपल है जिसका नेम है टप1। इस तरीके से जो है टप1 लिखा हुआ है, तो इस नाम से हमारे पास में ये टपल 1 है। और यहाँ पे देखिए क्या करा गया है, इस तरीके से प्रिंट कराया गया है, मतलब कि यहाँ पे स्लाइसिंग की गई है टपल की। तो यहाँ पे लिखा गया है 3:7 और :2। तो मतलब क्या हुआ, थर्ड वाले इंडेक्स है तो स्टार्ट होगा, मतलब कि 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्टिंग होगी स्लाइसिंग की, और कहाँ तक रहेगा, 7 तक। तो ये हो गया 4 5 6 7, मतलब कि यहाँ तक चलेगा। तो ये वाले जो एलिमेंट हैं वो आपके इसमें स्लाइस होंगे। और यहाँ पे भी देखिए स्टेपिंग लगा रखी है, तो आपका 40 आएगा और 60 आएगा, मतलब कि यहाँ पे स्टेपिंग है 2 की, तो हर सेकंड एलिमेंट को ये स्लाइस करेगा, तो आपका 40 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आउटपुट की, तो आपका डी वाला आउटपुट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टपल है, तो टपल की फॉर्म में जो है वो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 40 60। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला है इफ वी ट्राई टू रीड टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर। मतलब कि कोई फाइल को हम रीड करने की कोशिश करते हैं जो कि ऑलरेडी नहीं है, तो उस केस में हमें एरर मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट क्रिएटेड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम किसी फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं तो वो फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में क्या होती है, हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप फाइल को रीड करते हैं तो उस केस में आपकी फाइल न्यू क्रिएट नहीं होती है। अगर आपकी ऑलरेडी क्रिएट की हुई नहीं है तो उस केस में आपको एरर मिलेगा और फाइल जो है वो आपकी न्यू क्रिएट नहीं होगी। तो इसीलिए जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल myfile.txt। मतलब कि myfile के नाम से मेरे पास में एक फाइल है, उसको रीड करने के लिए यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला वाला है myfile =open myfile.txt, और यहाँ पे कराया myfile.read। तो रीड से क्या होगा, पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी, तो इससे आपका काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं बी की। तो यहाँ पे हम myfile =open myfile.txt r,
और यहाँ पे देखिए लगा रखा है माई फाइल डॉट रीड और यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे एन वैल्यू दे रखी है, तो इससे भी हमारी फर्स्ट लाइन रीड नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए लगा हुआ है रीड लाइन। तो रीड लाइन से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट लाइन रीड होगी और एक ही लाइन रीड होगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रीड लाइन। रीड लाइन्स होगा नहीं, क्योंकि ये जो है आपका मल्टीपल लाइन्स को रीड करने के लिए होता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है रीड लाइन मेथड यूज होगा, तो इसीलिए इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अज्यूम दैट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड लाइन। मतलब कि तीसरी लाइन की जो है बिगिनिंग में आपका फाइल पॉइंटर की पोजीशन है टेक्स्ट फाइल में। फिर यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन्स। मतलब कि जितनी भी बची हुई लाइन है उनको रीड करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से जो भी लाइन बची है उनको आप रीड कर पाए। तो सिंपल सी बात है, बाकी की लाइन्स को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड लाइन्स मेथड का यूज करेंगे। मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी लाइन्स है उनको रीड कर सकते हैं। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, अ टेक्स्ट फाइल student.txt इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि student.txt के नाम से एक फाइल है और यहाँ पे देखिए बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। मतलब कि यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, माई फाइल इक्वल ओपन और student.txt RB, इस तरीके से RB मोड में करा है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए W मोड है, तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें थर्ड एंड फोर्थ की, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्यों करेक्ट होंगे, देखिए यहाँ पे R लगा हुआ है, तो मतलब क्या होगा, फाइल जो है वो आपकी ओनली रीड मोड में ओपन होगी। और जो फोर्थ वाला है यहाँ पे देखिए कोई भी मोड लगा हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका R मोड में ही फाइल ओपन होती है, मतलब रीडिंग मोड में ही ओपन होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला। मतलब कि थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इनपुट फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्ट्रिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद द स्ट्रिंग डेटा टाइप। मतलब कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में आप जो है इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो देखिए प्लस भी हो जाता है, इन भी हो जाता है और आपका मल्टीप्लाई का साइन भी यूज हो जाता है, लेकिन डिवाइड वाला नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, डिवीजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंसीडर अ टपल, टपल 1, और यहाँ पे ये टपल हमारे पास में, तो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट एन एरर। मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से एरर देगा। ये जो हमारा टपल है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको एरर जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जो बी वाला स्टेटमेंट है वो आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टपल 1 में जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब कि सेकंड इंडेक्स है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है और इसको हम मॉडिफाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टपल जो वो हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल। मतलब कि बाइनरी फाइल के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट दे रखा है इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मेमोरी। मतलब कि जैसी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन होती है उसी तरीके से जो है आपकी बाइनरी फाइल में भी स्टोर होती है। नेक्स्ट अगर हम बी की बात करें तो लिखा हुआ है नो करेक्टर ट्रांसलेशन टेक प्लेस। मतलब कि कोई भी करेक्टर ट्रांसलेशन जो है वहां पे नहीं होती है। सी वाले की अगर हम बात करें, सी वाले में दे रखा है एवरी लाइन एंड्स विद द न्यू लाइन करेक्टर। मतलब कि हर एक लाइन जो है वो आपकी न्यू लाइन करेक्टर से एंड होती है। तो जो सी ऑप्शन है यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा आपका नहीं होता, ये जो होता है हमारा टेक्स्ट फाइल में होता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल मेथड। जो टेल मेथड होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिंपल वे में अगर हम कहें तो टेल फंक्शन जो होता है, ये टेल मेथड जो होता है उसका यूज क्या होता है। तो टेल मेथड की अगर हम बात करें, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए पहला है टेल द पाथ ऑफ फाइल, सेकंड है टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है,
आपको करंट पोजीशन बताता है फाइल पॉइंटर की फाइल के अंदर, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से जो है कौन सा वाला ट्रू है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ वाइट, मतलब कि जो पिकलिंग है वो क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस ऑफ वाइट से, तो ये स्टेटमेंट है पहला वाला। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। पिकलिंग का यूज जो है वो सीरियलाइजेशन के लिए होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के लिए इसका यूज होता है, तो ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन इज, मतलब कि जो सीक फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स जो है वो इस तरीके से रहता है। यहाँ पर देखिए फाइल ऑब्जेक्ट होगा तो लिखा हुआ है माई फाइल डॉट सीक, और इसके बाद में देखिए ऑफसेट रहता है और रेफरेंस पॉइंट इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेयर माई फाइल जो है वो क्या है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रेफरेंस पॉइंट की क्या रहती है, मतलब कि यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है आपकी 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर द पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर इन पाइथन, मतलब कि फंक्शन का जो हेडर होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मतलब कि इनमें से कौन कौन से जो पार्ट हैं वो हेडर के कंपोनेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला है फंक्शन नेम, सेकंड है रिटर्न स्टेटमेंट, थर्ड है पैरामीटर लिस्ट, और फोर्थ है बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, मतलब कि डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन के हेडर में फंक्शन का नेम रहता है और पैरामीटर की लिस्ट रहती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन के कुछ हेडर दे रखे हैं, तो इनमें से जो है कौन सा फंक्शन का हेडर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले वाले की तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आर्गुमेंट दे रखे हैं, तो पहला वाला है कीवर्ड आर्गुमेंट, और यहाँ पे सेकंड जो है वो पैरामीटर कैसे दे रखा है, ये आपका दे रखा है पोजिशनल। तो पोजिशनल कीवर्ड जो होते हैं, कह सकते हैं जो आर्गुमेंट होते हैं वो आपके सबसे पहले रहते हैं। इसी तरीके से देखिए ये वाला भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी लास्ट में दे रखा है, और इसी तरीके से देखिए इस वाले की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, मतलब कि यहाँ पे देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट है, इसके बाद में 2 कीवर्ड आर्गुमेंट हैं, तो डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन को कॉल करने का कौन सा जो है करेक्ट तरीका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला वाला है माई अंडरस्कोर फंक, मतलब कि ये जो है फंक्शन का नेम है, तो इस तरीके से फंक्शन का नेम लिख के पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। और अगर हम बात करें सेकंड वाले की तो यहाँ पे देखिए डेफ कीवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है कॉल लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं। सिंपली हमें क्या करना होता है, फंक्शन के नेम को लिख देना होता है पैरेंथेसिस के साथ में, तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्ट एज अ डिफॉल्ट डेलीमीटर इन CSV फाइल, मतलब कि CSV फाइल में जो है डिफॉल्ट डेलीमीटर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, CSV फाइल में जो है हमारा कॉमा रहता है, क्योंकि CSV की फुल फॉर्म ही होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे CSV फाइल में जो हमारा कॉमा रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला गया है, सिंटैक्स फॉर द ओपनिंग स्टूडेंट डॉट CSV फाइल इन राइट मोड, मतलब कि स्टूडेंट के नाम से एक CSV फाइल है, इसको राइट मोड में ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है। तो यहाँ पे जो न्यू लाइन लिखा गया है इसकी इंपॉर्टेंस को पूछा गया है कि इसको लगाने से क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे होता क्या है, पहला ऑप्शन है अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल। सेकंड की अगर हम बात करें तो दे रखा है एम्प्टी स्ट्रिंग गेट अपेंडेड टू द फर्स्ट लाइन। थर्ड की बात करें तो थर्ड में दे रखा है एम्प्टी स्ट्रिंग गेट्स अपेंडेड टू ऑल लाइन्स, मतलब कि सारी लाइन्स में जो है यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग अपेंड हो जाती है। और फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है EOL, मतलब कि एंड ऑफ फाइल ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, इससे एंड ऑफ फाइल ट्रांसलेशन जो है वो आपकी सप्रेस्ड हो जाती है, तो यहाँ पे इसका यूज यही होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV फाइल, मतलब कि सिंपल वे में अगर हम कहें तो यहाँ पे पूछा गया है कि CSV फाइल की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी अभी आपको CSV फाइल की फुल फॉर्म बताई थी। CSV फाइल की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू,
यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन स्लैश मेथड ऑफ CSV मॉड्यूल। मतलब कि जो CSV मॉड्यूल होता है तो इसमें जो है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीडर भी होता है, राइटर भी होता है और राइट रो भी होता है। मतलब कि CSV मॉड्यूल के अंदर ये तीनों ही फंक्शन होते हैं। और यहाँ पे जो रीड फंक्शन है ये हमारा CSV मॉड्यूल के अंदर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पाइथन की फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपसे पूछी गई है तो सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा C.py। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 की। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन पाइथन फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। मतलब कि पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब कि जो हैश है वो हम लगाते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस पेपर में दे रखी हैं और बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही ईजिली जो है आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इस पेपर में दे रखी हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो यहाँ पे आपके वैसे ही रखे हुए हैं। मतलब कि सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी तो बहुत ईजिली जो है आप इसको कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए, मैंने जो है पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 12 के नाम से, तो उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है सैम्पल पेपर भी मैं आपको 2 करा चुका हूँ तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आराम से जो है आप अपने पेपर को कर पाएंगे अगर आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को देख लेते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन बाइनरी फाइल रिकॉर्ड बिन। मतलब कि रिकॉर्ड के नाम से हमारी एक बाइनरी फाइल है और इस फाइल को अगर हमें ओपन करना हो राइट मोड में एंड साथ ही जो है यहाँ पे राइट करनी हो हमें ये वाली लिस्ट। मतलब कि एक बाइनरी फाइल है जिसको कि आपको ओपन करना है राइट मोड में और उसमें राइट करना है इस लिस्ट को। तो इस काम को करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। मतलब कि आप लिखेंगे विद ओपन बाइनरी फाइल का नेम लिखेंगे और यहाँ पे देखिए W लिखा हुआ है मतलब कि राइट मोड में आप ओपन कर रहे हैं और B लिखा हुआ है इसका मतलब बाइनरी फाइल के लिए है। और यहाँ पे देखिए लिखा है एज फाइल। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ओपन करा है, मतलब विद क्लॉज की हेल्प से जो है यहाँ पे हमने फाइल को ओपन करा है। तो मैंने जब आपको बताया था कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं तो मैंने आपको ये भी तरीका बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो है पिकल मॉड्यूल के डम फंक्शन को यूज़ करा गया है और यहाँ पे जो है पहले डाला गया है लिस्ट को और उसके बाद में यहाँ पे रखा गया है फाइल ऑब्जेक्ट को। मतलब कि माई फाइल के नाम से जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसकी हेल्प से जो हम बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन कर पाएंगे और साथ ही साथ जो है लिस्ट को हम राइट कर पाएंगे। अगर बात करें इस वाले की, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को हमें राइट करना होता है वो हमारा पहले आता है, ना कि फाइल ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट है इन सब में फाइल ऑब्जेक्ट पहले दे रखा है तो इसीलिए सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है, देखिए विच ऑफ दीज अबाउट डिक्शनरी इज फॉल्स। मतलब कि डिक्शनरी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा जो है फॉल्स है। तो पहला है द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज। मतलब कीज की हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं तो ये जो हमारा करेक्ट है। इसके बाद में अगर हम बात करें बी वाले की तो यहाँ पे दे रखा है द कीज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यू। तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हम जो है वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं की हेल्प से, ना कि की को एक्सेस करते हैं वैल्यूज़ की हेल्प से। तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सी वाला भी सही है क्योंकि डिक्शनरी जो है वो हमारी ऑर्डर्ड नहीं होती हैं और आपका डी वाला ही सही है क्योंकि डिक्शनरी जो है वो हमारी म्यूटेबल होती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे बी सेक्शन की जिसमें कि क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका कि आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं बी सेक्शन की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, यहाँ पे जो है आपको कोड दे रखा है और बोला गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा और ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टी के नाम से यहाँ पे वैल्यू है और इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है और इसमें दे रखा है टी इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए 100 है, मतलब कि जो टी है इसकी वैल्यू 100 है। जब इसको इंटू 2 किया जाएगा तो ये हो जाएगी 200।
इसका जो आउटपुट होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब कि 200 जो होगा वो इसका आउटपुट हो जाएगा। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं और इसका आंसर कर दें आपका डी वाला, मतलब कि उन्हें लगेगा कि ये जो है टपल है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए टपल नहीं है, इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको टपल में बताया था कि टपल में कभी भी आपका सिंगल एलिमेंट इस तरीके से नहीं रहता है। अगर आपका सिंगल एलिमेंट होगा तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होगा, तो ये जो है इसीलिए टपल नहीं है। सिंपल क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 100 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बोला गया कि एक फाइल आपके पास में myfile.txt, और यहाँ पे जो इस फाइल के अंदर ये कंटेंट है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ये कोड लिखेंगे हम, ये वाला कोड, तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे इस कोड की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रीड लाइन्स मेथड की हेल्प से यहाँ पे जो लाइन्स है उनको रीड किया जा रहा है, मतलब कि डेटा वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएंगी, पूरी लाइन्स आ जाएंगी लिस्ट की फॉर्म में। और इसके बाद में देखिए उसकी लेंथ को यहाँ पे चेक किया गया है, तो लेंथ को चेक किया गया है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, मतलब कि जो लेंथ होगी वो आपकी 4 हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीड लाइन्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में ये आएगा। तो लिस्ट के जो एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं सिंपली, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है, ये कोड जो दे रखा है इसका आउटपुट पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा, मतलब कि जो x है वो यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट है, और यहाँ पे y वेरिएबल के अंदर, मतलब y के अंदर हम वैल्यू किसकी ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हम फर्स्ट वाले एलिमेंट के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें इसमें कौन सा हो गया, देखिए जो लिस्ट है हमारी पूरी, तो इसको मिलेगा 0 और इसको मिलेगा 1, मतलब कि इस पूरी लिस्ट को जो है फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब कि इस लिस्ट की बात हो रही है, और इसके अंदर भी हम बात कर रहे हैं सेकंड इंडेक्स की, मतलब कि इस वाले इंडेक्स की। देखिए 0 हो गया ये हमारा, ये 1 हो गया, और ये जो है 2 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जो 15 है वो हमारा आ जाएगा y के अंदर, और जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो इसका आंसर जो है 15 हो जाएगा, मतलब कि डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो इस क्वेश्चन में देखिए इस कोड का आउटपुट आपसे पूछा गया है, इस कोड का आउटपुट आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट होगा सी वाला, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, और इसके बाद में बोला गया है while x लेस देन 9, मतलब कि जब तक 9 से लेस देन रहे वैल्यू x की, तब तक हमारा ये लूप चले, और लूप चले तो क्या हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, और जो वैल्यू प्रिंट हो वो आपकी एक ही लाइन में हो, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड आर्ग्यूमेंट लगा दिया तो एक ही लाइन में आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में देखिए x की वैल्यू हो रही है x प्लस 1, मतलब कि 3 हो जाएगी तो 3 आ जाएगी, फिर आपके 4 आ जाएगी, फिर 5 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 7 और फिर 8। जब तक 9 से कम रहेगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, और उसके बाद में एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारा आउटपुट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है ये आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में इस कोड का आउटपुट पूछा गया है। अब इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट हो जाएगा 36। अब ये 36 किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से 36 आउटपुट आएगा। यहाँ पे एक बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगा हुआ है। फॉर लूप में बोला गया है फॉर ए इन रेंज 1, 10, 2, मतलब कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की रेंज है, और 2 की स्टेपिंग करी गई है, मतलब 2 की जो है यहाँ पे स्टेपिंग की गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ए के पास में जो है वैल्यू जाएगी 1, और 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब कि 3 हो जाएगा, और 3 में प्लस क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू, मतलब कि जो बी की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है पहली बार जब लूप चलेगा तो 4 वैल्यू हो जाएगी बी की। इसके बाद में देखिए 2 की स्टेपिंग है, तो यहाँ से 2 नहीं जाएगा, क्या जाएगा सीधे 3 जाएगा। तो 3 जब जाएगा यहाँ पे तो 3 + 2 हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5, और 5 में प्लस हो जाएगा 4 तो हो जाएगा आपका 9, मतलब कि अब जो है बी की वैल्यू 9 हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ से जाएगा 5, जब 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 में प्लस होगा 9, मतलब कि बी की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी। तो 7 + 9 आपका कितना हो जाएगा, 7 + 9 हो गया 16। इस तरीके से 16 जो है वैल्यू बी की हो चुकी है। इसके बाद में अगेन जब ये लूप चलेगा तो वैल्यू जाएगी यहाँ से 7 ए के पास में, और 7 + 2 हो जाएगा 9, और 9 प्लस हो जाएगा किसमें 16 में। जब 9 16 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद में अगेन लूप चलेगा, और यहाँ से जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी इस बार 9। जब 9 जाएगी वैल्यू तो 9 + 2 हो जाएगा 11, और 11 प्लस होगा 25 में तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36। और इसके बाद में ये लूप आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेगा।
10 जो है यहाँ पे जाएगा नहीं, तो इसलिए लूप एंड हो जाएगा। इसके बाद में बी को प्रिंट कर दिया गया, तो बी की जो वैल्यू है वो 36 हो चुकी है। तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 36 आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यहाँ पे 36 आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो है इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है कि जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए इसका जो आउटपुट है वो आएगा आपका 3। और ये 3 कैसे आएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 के नाम से एक लिस्ट दे रखी है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट 1 में जो है इंसर्ट मेथड की हेल्प से वैल्यू को ऐड किया गया है। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि थर्ड इंडेक्स पे जो है 4 वैल्यू को डाल दो। तो थर्ड इंडेक्स पे अभी वैल्यू क्या है, देखिए 0 1 2 3, मतलब कि 25 है। तो 25 को यहाँ से हटा के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 4 आ गया है, और जो 25 है वो हमारा यहाँ से हट के कहाँ हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो हमारा 4th इंडेक्स पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट हो जाएगी, और इसके बाद में जो है यहाँ पे 30 रहेगा। तो ये जो हमारी लिस्ट इस तरीके से बन जाएगी। इसके बाद में देखिए इस लिस्ट में दोबारा से इंसर्ट की गई है वैल्यू, और यहाँ पे बोला गया है कि सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करो 3 को। मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 20 है। तो इस 20 को हटा के यहाँ पे क्या कर दो, 3 डाल दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और जो 20 है वो हमारा चला जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। मतलब कि ये चला जाएगा हमारा थर्ड इंडेक्स पे, इस तरीके से। तो अभी हमारी लिस्ट क्या बनेगी, मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 आएगा, इसके बाद में देखिए हमारा आएगा 15, फिर आएगा हमारा क्या, 3 आ जाएगा। इसके बाद में जो हमारा आ जाएगा 20, एंड देन आएगा हमारा क्या यहाँ पे 4, और इसके बाद में जो हमारा 25 आएगा, देन आएगा हमारा 30। मतलब कि जो लिस्ट है वो हमारी इस तरीके से बन जाएगी। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कराया गया है -5 इंडेक्स को। तो -5 इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -1 -2 -3 -4 और -5। तो -5 पे जो है वो हमारा 3 है, तो इसीलिए जो हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी, और जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इसका बी आंसर हो रहा है, मतलब कि 3 जो है वो आंसर कैसे आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में एक टपल है टपल 1 के नाम से, इस तरीके से टप1 के नाम से टपल है, और यहाँ पे बोला गया है कि एक बाइनरी फाइल है टेस्ट के नाम से। तो इसमें जो है आपको इस टपल 1 को राइट करना है। तो राइट करने के लिए जो है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक जगह जो दी गई है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डम टपल 1, और इसके बाद में माई फाइल। माई फाइल क्या है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, और जो टपल 1 है वो हमारा यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है जिसको हम राइट करना चाहते हैं। तो डम मेथड की हेल्प से ये काम हो जाएगा। पहले वाला आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट पहले आ गया है। और इसके अलावा सी वाले की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए हमारा जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया है, और लोड जो है यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी वाला हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि एक एम्प्लॉय के नाम से बाइनरी फाइल है जिसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराने के लिए इस तरीके से फंक्शन को लिखा गया है। और फंक्शन को कॉल करते टाइम जब इस तरीके से 103 वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे पास हो रही है 103 वैल्यू। तो कह रहे हैं कि जब इसको 103 दे रहे हैं तो ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट क्यों आ रहा है, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगा जिसकी वजह से ये आउटपुट आएगा। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं, जंप है, ब्रेक है, कंटिन्यू और रिटर्न है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लगेगा जिसकी वजह से जो है आपका आउटपुट ये आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है सारी वैल्यू जो है आपकी प्लस होंगी, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी 103 वाली वैल्यू जो है प्लस नहीं होगी। तो जैसे 103 पे आए क्या हो जाए, कंटिन्यू। यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा रखा है, तो जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो उस वैल्यू को स्किप करके वो आगे के लिए कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे जो 103 वाला है इसको ये स्किप कर देगा, मतलब इस रिकॉर्ड को ये रीड नहीं करेगा, इसको ऐड यहाँ पे नहीं करेगा। इस वाले वेरिएबल में जो है ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आर के 0 इंडेक्स, मतलब कि आर के 0 इंडेक्स पे जो है एम्प्लॉय नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 103 हो, क्योंकि ई नंबर की वैल्यू 103 है, तो उसके इक्विवेलेंट जैसी हो तो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, मतलब कि उस वाले को स्किप करके आगे के लिए मूव हो जाए। तो इस वाले को छोड़ के बाकी को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आउटपुट जो होगा वो ये आ जाएगा, मतलब कि 1,90,000 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है ये आउटपुट किस तरीके से आ रहा है और इसका आंसर जो है यहाँ पे सी क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 में इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है। तो इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट जो है वो आपको मिलेगा नन।
अब नन क्यों मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर num1 और num2 के नाम से, इसके बाद में इन दोनों को प्लस कर दिया गया है। और प्लस करने के बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो फंक्शन को जैसे ही कॉल किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 num1 में चला जाएगा और 30 num2 में चला जाएगा और इसके बाद में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे सम की वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 50 तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ से जो है वैल्यू को रिटर्न नहीं कराया गया है। तो जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन, तो इसीलिए इस वाले सम में जो है कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, नन, क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो नन कर रहा है यहाँ से, तो इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो नन हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते सम को तो हमारा आउटपुट जो है 50 आता। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, मतलब कि नन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 में इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है और इसको इवेल्युएट करने के बाद में इनमें से कौन सा जो है आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 18 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 18 किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है हमारा क्या 4 + 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। इसके बाद में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। और इसके बाद में अगर हम बात करें प्रायोरिटी की तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई है। 6 × 5 मतलब कि यहाँ पे 30 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा 30 हो चुका है। और यहाँ पे हमारा 8 था तो 8 की मल्टीप्लिकेशन होगी 4 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 32। इस तरीके से आपका जो है और बीच में आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारा माइनस है और उसके बाद में यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 16 में से माइनस करेंगे 30 को तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का कितना बचेगा, 14 बचेगा। मतलब कि निगेटिव जो है हमारा यहाँ पे 14 आएगा, माइनस का 14 आएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस का है 32 और प्लस के 32 में से जो हम माइनस करेंगे 14 को तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 18 आ जाएगा, मतलब कि 18 जो है हमारा बचेगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 18 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पे 18 आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है कि जब ये कोड चलेगा तो यहाँ पे जो है क्या आउटपुट आपका आएगा इनमें से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड के आउटपुट की तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमारा एक फंक्शन है और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो है 2 आर्ग्यूमेंट है, कह सकते हैं 2 पैरामीटर हैं। और यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जब फंक्शन को कॉल किया गया है, प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर देखिए फंक्शन को 2 बार कॉल किया गया है। एक बार ये कॉलिंग हो रही है और एक बार ये कॉलिंग हो रही है। तो फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ है तो यहाँ पे जो है वैल्यू पास करिए 50, तो 50 जो है पहले वाले वेरिएबल में चली जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो यहाँ पे 50 वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 + 10, मतलब कि 60 वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे var2 की जो वैल्यू है वो है 200, तो यहाँ पे बोला गया है var2 की वैल्यू क्या हो जाए -10, मतलब कि 190 जो है वैल्यू हो जाएगी किसकी, var2 की। और इसके बाद में रिटर्न क्या करा गया है, var1 + var2, इन दोनों को प्लस करके रिटर्न किया गया है। तो var1 की वैल्यू है 60 और var2 की वैल्यू है 190, तो 190 + 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250, मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा 250 आ जाएगा। इस तरीके से 250 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, देखिए 250 आ रहा है। और इसके बाद में देखिए दोबारा से जो कॉलिंग होगी तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की गई है, तो मतलब यहाँ पे 100 ही रहेगा और यहाँ पे 200 ही रहेगा। तो 100 में प्लस होगा 10, तो 110 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 110 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि var1 की जो वैल्यू है वो 110 हो जाएगी और var2 की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -10 हो जाएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू 190 हो जाएगी। और 190 + 110 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300, तो मतलब कि ये वाला आउटपुट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इनमें से क्या जो है आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इस कोड की, जब ये कोड चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 50 और यहाँ पे देखिए क्या करा गया है, यहाँ पे जो है इसको प्रिंट कराया गया है। मतलब कि वैल्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब कि 50 आ जाएगा पहले और उसके बाद में जो है यहाँ पे हैश आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखिए डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है इसको कॉल किया गया है और कॉलिंग के टाइम पे है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू पास करी गई है 20, मतलब कि जो n है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 यहाँ पे हो जाएगी। n की वैल्यू हो गई है 20 और इसके बाद में बोला गया है ग्लोबल वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ किया गया है, तो जो भी यहाँ पे चेंज होगा वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या करा गया है, बोला गया है वैल्यू इक्वल 25, मतलब कि जो वैल्यू है अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 25 हो गई है। वैल्यू वाले वेरिएबल की वैल्यू 25 हो गई है। और इसके बाद में बोला गया है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 20, ये अगर आपकी 7 से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर 0 रहता है तो क्या कर दो, जो वैल्यू वाला वेरिएबल है उसमें प्लस कर दो n की वैल्यू और उसके बाद में वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा क्या करे, यहाँ पे जो है वैल्यू वाले वेरिएबल में से माइनस कर दो n की वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमारी 20 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस करा जा रहा है, मतलब कि 20 जो वैल्यू है वो यहाँ से माइनस हो रही है। तो 25 में से माइनस होगा 20 तो आपका 5 बचेगा, मतलब कि वैल्यू वाले वेरिएबल की अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब जब वैल्यू को प्रिंट करा जाएगा तो आपका जो आउटपुट होगा वो 5 आएगा। तो इसीलिए इसका जो आउटपुट होगा वो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 50 हैश और 5 आपका आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपका रैंडम फंक्शन पे बेस्ड है। यहाँ पे देखिए रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से इसका आउटपुट क्या होगा, ये जो कोड है हमारा एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी एक लिस्ट है ये वाली, और यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है। यहाँ पे बोला गया है फॉर वाई इन रेंज 4, मतलब कि लूप है वो हमारा टोटल 4 टाइम चलेगा क्योंकि यहाँ पे रेंज बनेगी 0,4 की। तो लूप हमारा 4 टाइम चलेगा, और जब 4 टाइम चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे 4 टाइम आपकी पिक होंगी। मतलब कि यहाँ पे कौन सी रेंज दिया हमने, यहाँ पे बोला है 1,3। तो रैंडेंट लगा हुआ है। तो रैंडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रैंडेंट में आपके अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है, मतलब कि 1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी वैल्यू x की हो सकती है। और उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करा गया है, और लिस्ट के अंदर देखिए यहाँ पे डाल दिया है स्लाइसिंग में x को। तो जो भी वैल्यू x की आएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर 1 आती है तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट होगा। अगर 2 आती है तो ये प्रिंट होगा, और 3 आती है तो ये प्रिंट होगा। तो इस तरीके से जो है इनमें से एलिमेंट प्रिंट होंगे। और यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी 0 इंडेक्स को पिक नहीं करेगा, मतलब कि 0 इंडेक्स को ये प्रिंट नहीं करेगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, डेली है। तो इसका मतलब ये हुआ डेली वाला ऑप्शन कभी भी आपका इसका आउटपुट नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है डेली वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी वाला क्यों नहीं होगा, देखिए डी वाले में यहाँ पे हैश नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक के बाद में हैश प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हैश लगा हुआ होना चाहिए था। तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो लूप है यहाँ पे 4 टाइम चलेगा, तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू जो है पिक कर सकता है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी इसमें आ जाएंगी, मतलब कि जो लूप हमारा 4 टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो है 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक की ही वैल्यू आएंगी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में आपसे इस कोड का आउटपुट पूछा गया है कि यहाँ पे ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा इनमें से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसको मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे देखिए फंक्शन है हमारा चेंज वैल के नाम से, और यहाँ पे जो है 2 आर्ग्यूमेंट है mn के नाम से, और यहाँ पे देखिए फंक्शन है उसको कॉल किया गया है। और कॉलिंग में देखिए यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट दिया है l और सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे होगा क्या, l क्या है हमारी एक लिस्ट है, तो जो लिस्ट होगी वो चली जाएगी हमारी कहाँ पे m में, और जो 4 है वो चले जाएगा हमारा n में। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। फिर यहाँ पे देखो बोला क्या है, जो लूप है वो हमारा क्या चलेगा, n की रेंज में चलेगा, मतलब कि 4 की रेंज में चलेगा। तो यहाँ पे रेंज बन जाएगी 0,4, मतलब कि जो लूप हमारा 4 टाइम चलेगा। और इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन दी है कि यहाँ पे जो m का i इंडेक्स है क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगी 0। तो यहाँ पे बोला है कि जो m का i इंडेक्स है अगर वो आपका 5 से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर 0 रहता है, तो क्या करो उसको 5 से डिवाइड करके जो वैल्यू आए वो उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दो। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगेन इफ लगा हुआ है, मतलब कि दोबारा से जो है उसी इंडेक्स को ये चेक करेगा कि अगर वो हमारा 3 से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर 0 होता है तो क्या करें, यहाँ पे 3 से डिवाइड करें और जो वैल्यू बने उसको उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले i के पास में वैल्यू जाएगी 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 0 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पे ये जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 5 ओनली रहेगा, मतलब कि 5 ही यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 8। तो 8 के केस में ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा 8 का 8 ही रहेगा। इसके बाद में ये लूप अगेन चलेगा, तो यहाँ पे i की वैल्यू मिलेगी 2,
और 2 का मतलब हो गया सेकंड इंडेक्स, मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा तो सेकंड इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है 75। अब 75 है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो इसको 5 से डिवाइड करने के बाद में कितना हो जाएगा 15। 15 जो है हमारा इस इंडेक्स पे आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो 15 है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसीलिए इस इंडेक्स पे क्या आ जाएगी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अभी तक क्या हो चुका है, यहाँ पे 5 आ चुका है और यहाँ पे 5 आ चुका है। इसके बाद में लूप अगेन चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 होगी तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 का मतलब है थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स का मतलब है 12। तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 12 के केस में आपकी कंडीशन ट्रू होगी ये वाली। जब ये ट्रू होगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे जो है 4 आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो आपकी लिस्ट बनेगी 5 8 5 4, ये लिस्ट बनेगी। इसके बाद में इस लिस्ट को जो है लूप की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू जो है आ गई है। क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे जो हमारा पहले 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 4 आएगा। यहाँ पे जो है हैश प्रिंट कर दिया तो हैश भी हमारा इस तरीके से आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि माई फाइल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर ये कंटेंट है, और यहाँ पे बोला गया है कि जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये वाला जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, फाइल को ओपन करके उसको रीड किया जा रहा है, और रीड करने के बाद में देखिए यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन को लगाया गया है। तो स्प्लिट फंक्शन को जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, जितना भी कंटेंट होगा वो स्पेस से स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कि जितनी भी लाइन है यहाँ पे, जितने भी वर्ड हैं वो स्पेस से स्प्लिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जो है पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी रिकॉर्ड वाले वेरिएबल में। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी और सारे जो एलिमेंट होंगे वो कैसे फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब ये जो हमारे वर्ड एलिमेंट के फॉर्म में आ जाएंगे। इस तरीके से एलिमेंट ये हमारे बन जाएंगे लिस्ट के। तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड वाली लिस्ट की जो है लेंथ को प्रिंट करा गया है। तो लेंथ क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपका 26 हो जाएगा, मतलब कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसके जो ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत दे रखे हैं सीबीएसई ने, मतलब कि जो इसकी मार्किंग स्कीम है उसमें भी गलत आंसर इसका दे रखा है। यहाँ पे देखिए इनमें से कोई भी जो है आंसर इसका नहीं बनेगा, मतलब कि जो आउटपुट कैलकुलेट होगा वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, नेम के नाम से जो है एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर यहाँ पे ये वैल्यू है इस तरीके से, मतलब कि ये स्ट्रिंग हमारी नेम के नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे देखिए आर के नाम से एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, और इसके बाद में यहाँ पे लूप लगाया। लूप में बोला है कि लूप हमारा कब तक चले, जो भी लेंथ है यहाँ पे नेम की वहाँ तक हमारा चले। तो नेम की लेंथ क्या है, देखिए नेम की लेंथ को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 जो है लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ जो लूप है हमारा 9 टाइम चलेगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी यहाँ पे x को वैल्यू मिलेगी तो x वाला जो इंडेक्स है अगर आपका वो है इज अपर तो उसको लोअर कर दो, और अगर वो लोअर है तो उसको अपर कर दो, और डिजिट है तो क्या कर दो उस इंडेक्स में से -1 कर दो, और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या कर दो उस स्ट्रिंग में क्या कर दो सिंपली हैश को ऐड कर दो, मतलब कि जो आर वाली स्ट्रिंग है उसमें हैश को ऐड कर दो। तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, देखिए सबसे पहले जब लूप चलेगा तो x को वैल्यू मिलेगी 0, और 0 का मतलब हो गया 0 इंडेक्स, मतलब कि ये इंडेक्स। तो ये हमारा कैसा है, देखिए इज अपर में है तो ये हो जाएगा लोअर में। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे लोअर होगा वहाँ पे अपर हो जाएगा, और जहाँ पे अपर है वहाँ लोअर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी स्मॉल में हो जाएगा, वाई आपका कैपिटल में हो जाएगा, टी कैपिटल में हो जाएगा, एच कैपिटल में हो जाएगा, ओ कैपिटल में हो जाएगा, और एन जो है वो आपका स्मॉल में हो जाएगा। तो यहाँ तक तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है 3 है, तो 3 के केस में क्या हो रहा है, ये आपकी डिजिट है, और डिजिट के केस में क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि जो इंडेक्स है उसमें से -1 कर दो। तो -1 करने के बाद में हमारा कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, एन वाला, और बोल रहे हैं कि उसी को इसी इंडेक्स पे प्लस कर दो, मतलब कि इस वाले स्ट्रिंग में प्लस कर दो। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे भी कैपिटल एन आ जाएगा। इसके बाद में डॉट जा रहा है, तो इनमें से कोई सी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हैश सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो है हैश आ जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 के केस में क्या होगा, -1 हो जाएगा। -1 का मतलब है ये वाला इंडेक्स, और इस इंडेक्स पे क्या है, डॉट है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आ जाएगी डॉट, मतलब कि यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका क्या रहेगा, जो स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएगा, जो कैपिटल है वो आपका स्मॉल में हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए ये एन वाला आएगा, मतलब कि डबल एन आएगा, और हैश आएगा, इसके बाद में आपका डॉट आएगा। तो ये जो है आपका आउटपुट बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सीबीएसई ने इसका आंसर गलत दे रखा है।
अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको इनमें से कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। आउटपुट आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या आउटपुट आएगा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्मॉल p, फिर हो जाएगा कैपिटल Y, फिर हो जाएगा T, और इसके बाद में H रहेगा कैपिटल में, फिर हमारा O रहेगा कैपिटल में, इसके बाद में N रहेगा स्मॉल में, और देन जो है इसके बाद में फिर हमारा क्या आएगा, कैपिटल N आएगा, और फिर आएगा हमारा यहाँ पे हैश, इस तरीके से जो है हैश आएगा, और फिर जो है हमारा डॉट आएगा। तो ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं स्पाइडर आइडियल के अंदर आ गया हूँ और उस कोड को जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए जैसे मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट आ रहा है, जो मैंने आपको आउटपुट बताया वही यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो CBSE ने आउटपुट दे रखा है वो गलत दे रखा है, इनमें से कोई सा जो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लेना। आप लोग अगर मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करके उससे आंसर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट फाइल है माई फाइल के नाम से, और इसके अंदर जो है ये कंटेंट है। तो यहाँ पे इस कोड को लिखने के बाद में जो है हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस कोड में क्या हो रहा है, फाइल को ओपन किया गया है, फिर फाइल को रीड किया गया है, मतलब कि सारा कंटेंट यहाँ पे रीड हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे एक्स की लेंथ को प्रिंट करा गया है। तो एक्स की लेंथ क्या होगी, देखिए यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ रहा है एक्स के पास में। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ पे डॉट भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो 27 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पूरे के पूरे करैक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएंगे। तो सारे करैक्टर्स को आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब कि लेंथ उनकी चेक करेंगे, तो आपकी लेंथ जो है 27 आ जाएगी। तो इसीलिए इसका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 43 में भी ये बोला गया है कि यहाँ पे माई फाइल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर ये कंटेंट है, और यहाँ पे बोला गया है कि इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइल को ओपन किया गया है, फिर फाइल को रीड किया गया है, और इसके बाद में बोला है कि जो दा है उसको काउंट करो। काउंट मेथड की हेल्प से यहाँ पे काउंट किया गया है कि दा जो है वो कितनी बार यहाँ पे है। तो अगर हम बात करें काउंट करने के बाद में कितनी बार है दा, 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए जो दा है वो 3 बार है। मतलब कि इस कोड को रन करने के बाद में जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आएगा, मतलब कि बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद में आपका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है एक्स के नाम से, और यहाँ पे क्या करा गया है, इसको प्रिंट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है फंक्शन के बाहर इसको प्रिंट करा गया है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे स्पेस आएगा। फिर जो है यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, और फंक्शन में देखिए कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एक्स, मतलब कि यहाँ अगर फंक्शन के अंदर चेंज किया जाएगी वैल्यू तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्स में कर दिया है +2, मतलब क्या हुआ, एक्स की न्यू वैल्यू हो गई है 5, तो वैल्यू जो है यहाँ पे भी 5 आ गई है। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करा गया है एक्स की वैल्यू को, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है स्पेस दिया गया है। तो इसका अभी तक आउटपुट हो गया है 3 और 5, इस तरीके से आपका आ चुका है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर से एक्स को प्रिंट करा गया है, तो एक्स की वैल्यू अब 5 हो चुकी है। इसके बाद में फिर आपका 5 आ जाएगा, तो 3 5 5 ये आपका आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो इसमें बोला गया है कि माई फाइल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर ये कंटेंट है, और यहाँ पे बोला गया है कि जब ये कोड चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा। तो इस कोड की बात करें कि इस कोड में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे फाइल को ओपन किया गया है। इसके बाद में जो है यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है बी लिस्ट के नाम से, और यहाँ पे लगाया गया है लिस्ट फंक्शन को, और लिस्ट फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग को रख दिया गया है। तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर हैं इनको लिस्ट में फॉर्म करके यहाँ बी लिस्ट वाले वेरिएबल में रख देगा। मतलब कि यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, और जो कैरेक्टर हैं वो हमारे लिस्ट के एलिमेंट में रहेंगे। इसके बाद में बीसी के नाम से यहाँ पे वेरिएबल लिया है, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और इसके बाद में फाइल को रीड किया गया है एक्स वाले वेरिएबल। मतलब कि यहाँ पे एक्स वाले वेरिएबल में जो फाइल का कंटेंट है वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। ये कंटेंट यहाँ पे एक्स के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप लगाया गया और बोला गया है फॉर वाई इन एक्स, मतलब कि एक्स के पास में जो भी स्ट्रिंग है वो करेक्टर वाइज किसके पास में जाएगी, वाई के पास में। एक एक करेक्टर क्या होगा, यहाँ पे वाई के पास में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है इसके बाद में
इफ़ y इन बी लिस्ट, मतलब कि y के पास में जो वैल्यू आती है अगर वो बी लिस्ट में है तो उस केस में क्या करो, BC की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर दो, मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू में +1 कर दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे करैक्टर हैं जो कि यहाँ पे हमारे मैच कर रहे हैं, मतलब कि बी लिस्ट के अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं उससे मैच कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे E है, एक बार वैल्यू बढ़ेगी, फिर यहाँ पे A है, 2 बार वैल्यू बढ़ेगी, और फिर A आया है तो यहाँ पे 3 बार वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर जो है आपका E आया है 4 टाइम वैल्यू बढ़ेगी, फिर जो है यहाँ पे आया आपकी 5 टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके बाद में जो है 6 टाइम वैल्यू बढ़ेगी, और इसके बाद जो है 7 टाइम आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मतलब क्या हुआ, टोटल जो वैल्यू होगी वो आपकी 7 हो जाएगी, किसकी, BC की। तो BC को जब प्रिंट करा जाएगा तो इसका आउटपुट जो है वो 7 आ जाएगा, मतलब कि बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि माई फाइल के नाम से टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर ये कंटेंट है, और यहाँ पे इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट आपका आएगा। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे फाइल को ओपन किया गया है, फिर लाइन काउंट के नाम से वेरिएबल लिया है जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पे डेटा वाले वेरिएबल में जो है यहाँ पे पूरी फाइल को रीड करना है विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन्स मेथड। तो रीड लाइन्स में क्या होता है, जितना भी कंटेंट है वो क्या होगा, हमारी लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि ये जो लाइन है वो लिस्ट की फॉर्म में डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएंगी। इस तरीके से जो है एलिमेंट में रहेंगी लिस्ट के ये लाइन्स। और इसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइन है हमारी उसका 0 इंडेक्स अगर आपका T है, मतलब कि T वाली स्ट्रिंग से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो काउंट की जो वैल्यू है उसको प्लस कर दो, मतलब कि इसकी वैल्यू को प्लस कर दो 1। तो यहाँ पे होगा क्या, कितनी लाइन है जो कि T से स्टार्ट हो रही है, तो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन जो है वो हमारी लिस्ट के एलिमेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ जो 0th एलिमेंट है वहाँ पे 2 ही ऐसी लाइन है जो कि T से स्टार्ट हो रही हैं, तो 2 बार जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब इसको प्रिंट करा जाएगा तो इसका आउटपुट जो है वो 2 आएगा, मतलब कि A ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को जो है आपको कंसीडर करना है और आपको बताना है कि अगर आपकी रूट डायरेक्टरी जो है वो स्कूल है और आपकी प्रेजेंट डायरेक्टरी भी वही है, मतलब कि दोनों डायरेक्टरी जो है वो आपकी सेम है, तो आपकी जो सिलेबस JPG वाली फाइल है इसका पाथ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका पाथ जो है वो आपका B वाला हो जाएगा, मतलब कि क्या हुआ, स्कूल के अंदर जो है एकेडमिक और एकेडमिक के अंदर जो है आपका सिलेबस JPG। तो इस तरीके से इसका B आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो है आपके पास में एक टेक्स्ट फाइल है स्टूडेंट के नाम से और इसके अंदर ये कंटेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो कोड दे रखा है, इस कोड में जो आपका डेटा रैक है इसका डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है इसका डेटा टाइप क्या होगा, और ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। तो सिंपल सी बात है, डेटा रैक का जो डेटा टाइप होगा वो आपका लिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन कौन सा लग रहा है, रीड लाइन्स। रीड लाइन्स मेथड का यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है लिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B लिस्ट। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो है क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक टपल है और टपल के अंदर 2 एलिमेंट ये हैं और यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो लिस्ट टाइप का है। तो यहाँ पे जो है लिस्ट टाइप वाले एलिमेंट में मॉडिफिकेशन किया गया है, मतलब कि यहाँ पे सेकंड वाले एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन किया गया है। ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो मतलब कि ये जो है हमारा ये एलिमेंट है और इसमें बोला गया है कि इसके भी 1 इंडेक्स पे, मतलब कि इस वाले इंडेक्स पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 3.4 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट टाइप का एलिमेंट है तो यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल टपल होता तो यहाँ पे आपको एरर मिलता, मतलब कि यहाँ पे जो है आप चेंज नहीं कर पाते, लेकिन हम जो है लिस्ट वाले एलिमेंट में चेंज कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो आपका चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट जो है वो आपका हो जाएगा ये वाला, मतलब कि जो B वाला आउटपुट है वो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने सैम्पल पेपर के B सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे हम C सेक्शन की, जिसमें कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बात करते हैं सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहित जो है वो क्लास 12 का स्टूडेंट है और वो CSV मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहा है। तो एग्जाम में जो है उसे CSV फाइल को क्रिएट करने के लिए इनकम्प्लीट कोड दिया गया है। कौन सी CSV फाइल होगी, स्टूडेंट के नाम से CSV फाइल होगी। तो इस तरीके से उसे जो है इस फाइल को क्रिएट करने के लिए कोड दिया गया है जो कि इनकम्प्लीट है। तो उसको इनकम्प्लीट कोड को पूरा करने में आपको हेल्प करना है, मतलब कि आपको जो है पूरा करवाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा इनकम्प्लीट कोड और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिख रखे हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की इस पे बेस, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 1। मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम क्या, CSV मॉड्यूल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे जो है CSV आपका स्मॉल में रहेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 2। मतलब कि स्टेटमेंट 2 के लिए क्या कोड आएगा। स्टेटमेंट 2 हमारा कौन सा रहा, ये। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फाइल को हमें ओपन करना है, तो फाइल को हमें क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन। मतलब कि ये जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा student.csv, और राइट मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है चूज द फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 3। मतलब कि स्टेटमेंट 3 के लिए यहाँ पे क्या फंक्शन आएगा। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें तो ये है, तो यहाँ पे देखिए STO राइटर और इक्वल है CSV डॉट। तो CSV डॉट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सी बात है, राइटर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा राइटर और FH, मतलब कि फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल देंगे। तो C ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 4। मतलब कि स्टेटमेंट 4 के लिए जो है आपका कोड क्या आएगा, मतलब कि यहाँ पे इनमें से कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर क्या है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है। ये जो है हमारे इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे लिस्ट के एलिमेंट में। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 54 की। तो 54 में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 5। मतलब कि स्टेटमेंट 5 के लिए क्या आएगा। तो स्टेटमेंट 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए रहा स्टेटमेंट 5, तो यहाँ पे अपेंड करने के लिए बोला गया है। तो अपेंड किसको करेंगे, अपेंड करेंगे हम जो है इसको रैक वाले को, मतलब कि रैक वाली लिस्ट को जो है यहाँ पे अपेंड करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा वाला, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मतलब कि रैक को हम जो है अपेंड कर रहे हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 6 टू क्रिएट डिजायर्ड CSV फाइल। मतलब कि CSV फाइल को क्रिएट करने के लिए कौन सा जो है फंक्शन यहाँ पे आएगा। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है कौन सा फंक्शन आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट रोज, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे मल्टीपल रोज को राइट करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी राइट रोज। मतलब कि राइट रोज की हेल्प से जो हम इस काम को करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो हमने सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चंस के जो है मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, साथ साथ बताया है मैंने कि जो सॉल्यूशन आया है, मतलब कि जो आंसर आया है वो किस तरीके से आया है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आगे होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।